गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको PA1 पीरियोडिक असेसमेंट 1 के विषय सिलेबस के बारे में, परीक्षा में किस तरह का स्ट्रक्चर होगा पेपर का, और ये आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे क्या क्या एग्जाम में आ सकता है और किस तरह से आपको पेपर लिखना है। तो ये हम चर्चा करेंगे, इसलिए आपको ये मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक, अंत तक जरूर देखिए। अगर आखिर तक आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे तो आपको PA1 के परीक्षा के बारे में, सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिलेगी और उसको एग्जाम में उसका फायदा होगा। इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। तो देखिए, हमने PA1 का जो सिलेबस है वो आपको मिला होगा शायद, इससे पहले आपको नोटिस दी गई है। तो जो दूसरा भाग 1 है हमारी टेक्स्ट बुक, उसमें से आपको सिलेबस जो है वो है चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15। 13 में कपड़े की दुकान, उसके बाद फिर 14वां पार्ट जो है कविता है, जिसमें फूल नाम की कविता है, और फिर 15वां जो पार्ट है बातचीत। ये 3 पर आधारित प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे, ये पार्ट आपको मैंने बताया। उसके बाद फिर ग्रामर में विशेषण आएगा और पत्र लेखन भी आएगा। पत्र लेखन विशेषण आपने पिछले साल पढ़ा है, इस साल भी आपको मैंने विशेषण का वीडियो भेजा है, अच्छी तरह से आपको समझा होगा। 2 बार हमने पढ़े विशेषण, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले पेपर लिखते समय ये बात याद रखनी है कि पेपर पर आपका नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, डेट लिखना मत भूलिए। क्या हो रहा है कि आपने वर्कशीट भेजी है लेकिन आप उस पर नाम ही नहीं लिख रहे हैं, तो हम कैसे पहचानें? तो इसलिए ये सबसे पहले आपको जरूरी है, ये बेसिक बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए, फिर भी आप नहीं लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको नाम लिखना जरूरी है, रोल नंबर, क्लास, डेट, सेक्शन लिखना जरूरी है। उसके बाद जो भी आपका आंसर शीट है, आंसर शीट जो रोलिंग पेपर पे आप लिख रहे हैं या नोटबुक में लिख रहे हैं, तो आपको मार्जिन अच्छी तरह से मारना है। मार्जिन मारकर हर एक उत्तर के बाद, आंसर के बाद एक लाइन छोड़कर अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन, अच्छे हस्ताक्षर में आपको लिखना है। टेस्ट हमारी ओपन बुक टेस्ट है, यानी आंसर आपको ओपन बुक टेस्ट है, इसका मतलब देखकर लिखना संभव नहीं है, इसलिए आपको ध्यान से उसको पाठ को पढ़ना होगा। अगर आप ध्यान से पाठ पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये उसका उत्तर आपको आसानी से टेक्स्ट बुक में मिलेगा। ढूंढ के लिखना इतना आसान नहीं होता। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ही आपको उसका उत्तर आसानी से टेक्स्ट बुक में मिल पाएगा लेसन में। अगर आप एक ही प्रश्न को ढूंढते रहेंगे तो समय निकल जाएगा। तो इसलिए पहले ध्यान से पाठ को पढ़िए। तो सबसे पहले हमने दूसरा भाग 1 का जो पाठ पढ़ा था, वो पाठ हमने पढ़ा था। 13वां पाठ था कपड़े की दुकान, ये पाठ हमने पढ़ा था। इसमें जो मुख्य रूप से जो पात्र हैं वो हैं अमर, माँ, अनीता और पिताजी, ये मुख्य रूप से, और दुकानदार। इनके माध्यम से इस पाठ में इसका वर्णन किया गया है। जो दिवाली के अवसर पर ये सब लोग बाजार में खरीदी करने के लिए, कपड़े खरीदी करने के लिए निकले हैं। तो इन परिवार के बीच में क्या बातचीत हुई है, फिर दुकानदार के बीच में क्या बातचीत हुई है, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है, जो हमने इससे पहले पढ़ा है। आपको इस वर्णन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए, एग्जाम हमारे 40 मार्क की है, उसमें से सीन पैसेज भी आएंगे, यानी पठित गद्यांश आएंगे, तो इसी पाठ में से आएंगे, कपड़े की दुकान में से या कविता में से या बातचीत में से। तो आपको ध्यान से पाठ पढ़ना है, उसके ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। एक एक बात उसमें ध्यान से देखिए, जो कठिन शब्द है उसके अर्थ उसे अंडरलाइन कीजिए, आपको समझ में आएगा। ये प्रश्न आ सकते हैं। तो कपड़े की दुकान पाठ में अमर, माँ, अनीता, पिता और दुकानदार के बीच में जो बातचीत हुई है, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। आपने इससे पहले इस पाठ को अच्छे से पढ़ा है, इसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ मैं आपको बताने के लिए किस तरह से पाठ है और किस तरह से एग्जाम में प्रश्न आएंगे, वो उसके लिए हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम। उसके बाद हमने फिर अगला जो पाठ है फूल नाम की कविता, उसके ऊपर ये भी कविता के ऊपर प्रश्न आपको आएंगे।
इसमें से कोई भी कविता का स्ट्रांजा आ सकता है। कविता आपको याद होनी चाहिए, छोटी सी कविता है, कविता याद कीजिए, क्योंकि स्ट्रांजा अगर आएगा, कविता की पंक्तियां पूरी करो तो आपको पंक्तियां पूरी करने आना चाहिए। ठीक है, देख के लिख सकते हैं आप, पर आपको कौन सी पंक्ति कहाँ पर है समझ में आसानी से आएगी, आप ध्यान से इस कविता को पढ़ेंगे तो इस कविता को हमने पढ़ा था, जो कविता कवि दिनेश कुमार जी ने लिखी है। इसमें इस कविता में अलग अलग फूलों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। कवि ने, दिनेश कुमार जी ने अलग अलग फूलों की विशेषता, कवि फूलों की विशेषता कवि इसमें वर्णन करते हैं। उसके बाद साथ ही तितली, भौरे आदि से जो बगिया सुंदर लगता है, ये सब वर्णन इस कविता में किया है। जो फूल है वो सुंदर फूल अपनी ओर आकर्षित करते हैं लोगों को, व्यक्तियों को, ये वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। ये कविता के पूरे प्रश्न होंगे, इस कविता को ध्यान से पढ़ना है। इसके पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं, जो समानार्थी शब्द है, इस शब्द का अर्थ भी या जो कविता का भावार्थ है, इस कविता में फूल की सुंदरता का वर्णन किया गया है। फूलों के कारण बगिया बहुत सुंदर दिखाई देता है। जो भी व्यक्ति बगीचे में आता है, सुंदर सुंदर फूलों को देखकर प्रसन्न हो उठता है। तो ये भावार्थ कविता का आपको लिखने आना जरूरी है। 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए कोई प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो ये भावार्थ आप याद कीजिए। समानार्थी शब्द दिए गए हैं, ये भी आपको याद करना है। तो इस तरह के प्रश्न इस पर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगले पाठ के 15वां पाठ बातचीत, ये पाठ भी एग्जाम में इसके ऊपर प्रश्न होंगे। इसमें भी बातचीत में संवाद हुआ है, वार्तालाप हुई है, जो शोभा और तरुण ये दोनों के बीच की बातचीत इस पाठ में हुई है। जो दोनों दोस्त बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं। देखिए, हम भी किसी से मिलते हैं तो हालचाल पूछते हैं, उसी तरह से इस पाठ में हुआ है। पूछते हैं किस कक्षा में पढ़ रहे हैं, क्या क्या करते हैं, स्कूल में कौन आपको पढ़ाता है, स्कूल से छुट्टी के बाद आप क्या करते हो, शाम में क्या करते हो, ये सब वर्णन इस पाठ में किया गया है। जो तरुण और शोभा, इन दोनों के बीच की जो बातचीत है, उस बातचीत को इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो इस पाठ के आधार पर प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर आएंगे। ध्यान से इस पाठ को पढ़िए, पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, और जो प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, पाठ को समझकर आप प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पूर्वाभाग 1 का सिलेबस। 3 पाठ, कपड़े की दुकान, फूल और बातचीत, ये 3 पाठ पर आपको प्रश्न होंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ग्रामर की ओर। ग्रामर में विशेषण आपने पढ़ा था, विशेषण के बारे में। तो विशेषण में उसकी परिभाषा हमने पढ़ी थी, विशेषण के प्रकार पढ़े थे, विशेषण और विशेषण में क्या फर्क है वो हमने पढ़ा था। क्या परिभाषा है विशेषण की? हाँ, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा आप याद कर लीजिए, 2 मार्क्स के लिए आ सकती है। जो वर्तिका बुक है आपकी, इसी वर्तिका बुक में से प्रश्न आ सकते हैं। विशेषण दिया गया है आपको, परिभाषा उसकी याद कीजिए। एग्जाम्पल, विशेषण शब्द कौन सा होता है वो आपको ध्यान से पढ़ के आना चाहिए, कौन सा शब्द विशेषण है। देखिए, आप जो वर्कशीट भेज रहे हैं उसमें आप गलती हो रही है आपकी, तो ध्यान से विशेषण कौन सा शब्द है वो आपको पढ़ना है। डेफिनेशन के बाद हमने विशेषण के बाद विशेष्य के बारे में जाना था। विशेषण और विशेष्य में फर्क होता है। विशेष्य वो शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आम मीठे हैं, तो मीठा ये शब्द विशेषण है, तो आम ये शब्द विशेष्य हुआ। ये भी फर्क आपको पहचानने में आना चाहिए। एग्जाम में वाक्य दिया जाएगा, कुछ वाक्य दिए जाएंगे, इन वाक्यों में से आपको विशेषण और विशेष्य को अलग करके लिखिए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। ठीक है, वो आपको पहचान के लिखना होगा। विशेषण के भेद हमने पढ़े थे। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसके बाद हमने इसके विस्तार के रूप में विस्तार से एक-एक भेद का हमने विस्तार से जानकारी ली थी। गुणवाचक किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल, गुणवाचक में उसका गुण, दोष, आकार, अवस्था, ये सब उसके बारे में, रंग, रूप, ये जब शब्द आते हैं तो गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से उसे पढ़िए। देन संख्यावाचक में संख्या का पता चलता है, नंबर्स का ज्ञान होता है, हमें
संख्यावाचक विशेषण होता है। इसके दो प्रकार हमने पढ़े थे, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में जहां पे फिक्स संख्या का हमें बोध होता है, जैसे हमारी कक्षा में 40 छात्र हैं, तो 40 छात्र ये शब्द निश्चित संख्या का बोध कर रहा है, ये निश्चित संख्यावाचक हुआ। उसके बाद अनिश्चित संख्यावाचक में मैदान में कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ कहा गया है, तो हमें अनिश्चितता है, पता नहीं कितने हैं, 10 है, 5 है, कुछ कहा गया है। हमारे कक्षा में सभी बच्चे होशियार हैं, सभी यानी कितने, ये सभी शब्द, कुछ शब्द, ऐसे शब्द थोड़े अनिश्चित संख्यावाचक का बोध कराते हैं। उसके बाद हमने अगला प्रकार पढ़ा था परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी जहां पर गिनने का, नापने का, तौलने का बोध होता है, मापतोल का बोध होता है, जैसे लीटर, मीटर, किलोमीटर, दर्जन, क्विंटल, ऐसे शब्द इस परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। जहां पे उसके भी दो प्रकार हमने पढ़े थे, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ये हमने उसके दो प्रकार पढ़े थे। इसका विषय है निश्चित यानी जहां पर फिक्स बोध होता है मात्रा का, जैसे मुझे 5 किलो आटा लाना है, 5 किलो आटा, ये किलो शब्द परिमाण का बोध कर रहा है, 5। अगर ऐसा कहा गया उस टंकी में 20 या आधी टंकी पानी है, ऐसा कहा गया थोड़ा पानी है, थोड़ा है कितना है नहीं पता, 2 लीटर है, 4 लीटर है, तो जहां पर फिक्स बोध नहीं होता संख्या का, परिमात्रा का, वो निश्चित परिमाणवाचक होते हैं। अनिश्चित यानी जहां पर कुछ कपड़ा, थोड़ा सा दूध, ऐसे शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक का बोध करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने अंत में पढ़ा था चौथा प्रकार सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक यानी जहां पर जो सर्वनाम शब्द होते हैं, जो इशारा करते हैं, संकेत, यह, वह, ये, वे, ये सभी शब्द सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होते हैं। तो ये 4 प्रकार हमने पढ़े थे, तो ये ध्यान से आपको इसके बारे में पढ़ना है और इसके ऊपर जो भी प्रश्न आएंगे वो प्रश्न ध्यान से पूरे करना है। इसके अलावा आपको पत्र लेखन भी आएगा। पत्र लेखन के बारे में आपको वो वीडियो जरूर आएगा। पत्र लेखन में औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, उसके बारे में प्रश्न आएगा, तो वो ध्यान से आपको पढ़ना है। पत्र लेखन के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था कि पत्र लेखन में किस प्रकार के पत्र आपको आएंगे। लेटर राइटिंग के 2 प्रकार हमने पढ़े थे, औपचारिक, अनौपचारिक। तो इसमें से आपको औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर के बारे में प्रश्न आएगा, यानी जो पत्र हम कार्यालय, ऑफिस संबंधी, स्कूल संबंधी लिखते हैं। सपोज आपको छुट्टी चाहिए स्कूल से 4 दिन के लिए, या बीमार है या शादी के लिए जाना है, तो उसे कहते हैं फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र। तो अवकाश के लिए, छुट्टी हेतु पत्र इसमें आते हैं। तो इसमें से जो भी पत्र आपको आएगा वो आपको ध्यान से इसको लिखना होगा। ये है फॉर्मल लेटर के बारे में जानकारी। इस तरह से पत्र होता है, तो उसके ऊपर आप जो प्रश्न आएंगे ध्यान से आपको लिखना है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने PA1 के बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा यही है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझा होगा, आपने देखा होगा और आपको PA1 का सिलेबस पूरी अच्छी तरह समझ में आया होगा, यही मैं आशा करता हूँ। इसी आशा से आज हम यहीं रुकते हैं। धन्यवाद।